नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान और इस बार हमारी मुलाकात हो रही है थोड़े से अंतराल के पश्चात। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है मनोविज्ञान के बारे में सामान्य सी जानकारी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति से लेकर मनोविज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाएं, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान के क्षेत्र, मनोविज्ञान की भारतीय अवधारणा, मनोविज्ञान की पाश्चात्य अवधारणा, इस तरह की इन तमाम बातों को हमने पढ़ने और जानने का प्रयास किया है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था मित्रों कि मनोविज्ञान 17 प्रकार की भिन्न भिन्न शाखाओं में बटा हुआ है और इनमें से जो पाठ्यक्रम हमें पढ़ना है, आप जानते हैं कि राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा से लेकर केंद्रीय स्तरीय भर्ती परीक्षा तक, अब आप चाहे उसे रीट नाम दे दें, सीटेट नाम दे दें, आप चाहे उसे टेट नाम दे दें, चाहे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आप किसी भी प्रकार के हरियाणा, बिहार, यूपी तक किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती में अगर हम पढ़ें तो हमें पढ़ना होता है मनोविज्ञान की उस शाखा को जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। वास्तव में मनोविज्ञान बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों और शाखाओं का एक मिला जुला मिश्रण है जो हमें हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ना होता है, जिसमें मनोविज्ञान भी होता है, शिक्षा मनोविज्ञान भी होता है, इसमें बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और इससे जुड़े हुए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मापन, मूल्यांकन, निर्देशन मनोविज्ञान, इस तरह की चीजें हमें पढ़नी होती है। तो हमारी शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में जो सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान, जिससे जुड़े हुए दुनिया भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज हम उसी विषय को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि मनोविज्ञान 17 प्रकार की भिन्न भिन्न शाखाओं में विभक्त है और उन्हीं शाखाओं में से जो हमारा विषय है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़ी हुई कुछ मूलभूत अवधारणाएं, कुछ सामान्य सी बातें पढ़ें और वो बातें जो सामान्यतः हर भर्ती परीक्षा में आती है। पिछले कोई भी साल की किसी भी भर्ती परीक्षा के आप पेपर उठाकर देख लें, 2 या 3 सवाल इस तरह के जरूर पूछे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षण विधियां क्या है, निम्न में से क्या शिक्षा मनोविज्ञान है, क्या शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान के घटक, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु, इसका पाठ्यक्रम, इससे जुड़े हुए बहुत छोटे छोटे और सामान्य से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। पर ध्यान रखें मित्रों, ये प्रश्न दिखने में जितने सीधे और सरल होते हैं, वास्तव में इनकी प्रकृति काफी टेढ़ी होती है और यहां से गलतियां करने की गुंजाइश भी सर्वाधिक होती है। तो आइए आज इन सारी की सारी गलतियों की गुंजाइश की संभावनाओं को समाप्त करें और बहुत सामान्य सा हमारा टॉपिक पढ़ें जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, और कालांतर में हम इसी विषय को और डिटेल में और विस्तृत और व्यापक रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जाने हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। और अगर आपसे पूछे कि क्या है शिक्षा मनोविज्ञान, तो देखिए पहले तो बेहद सामान्य सा इसका अर्थ जान लें। शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। वापस से सुने, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसका अर्थ है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान संपूर्ण जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान केवल बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। इससे 2 बातें स्पष्ट होती है। नंबर 1, मनोविज्ञान की प्रकृति, मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यापक है और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और विषय वस्तु अपेक्षाकृत संकीर्ण है। दूसरी बात, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है और शिक्षा मनोविज्ञान केवल अध्ययन करता है बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का। तो फिर से जान लें, मोटे तौर पे 2 बातें आपको याद रखनी है। जब भी सवाल आ जाए व्यवहारों का अध्ययन, तो जवाब होगा मनोविज्ञान,
और जब भी प्रश्न आ जाए शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन, तो इसका उत्तर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। तो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? तो जवाब होगा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। यह तो हो गया इसका सामान्य अर्थ। अब इसकी जरा परिभाषाएं भी जान लें, क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षा में परिभाषाओं से जुड़े हुए एक दो सवाल जरूर आते हैं। तो आइए जाने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। जब भी शब्द आता है परिभाषा का, विद्यार्थी काफी घबराने लग जाते हैं और इतनी परिभाषाएं कैसे याद रखी जाए। तो ध्यान रखें, परिभाषाओं को रटना नहीं है, परिभाषा को केवल समझना होता है। और आप जानते हैं कि हर विषय की, हर प्रकरण की परिभाषा उस विषय की प्रकृति को और उस विषय की विशेषता को प्रकट कर रही होती है। तो परिभाषाएं पढ़ने का फायदा ये हो जाता है कि इससे हमारा विषय वस्तु का जो ज्ञान है वो व्यापक हो जाता है। हमें उस विषय वस्तु की प्रकृति समझ में आ जाती है, उसका अर्थ समझ में आ जाता है। तो आइए जाने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। और परिभाषाओं में पहली सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो रीट में भी आ चुकी है और दूसरी शिक्षक भर्तियों में भी आ चुकी है, और वो परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। क्या कहते हैं क्रो एवं क्रो? तो जाने क्रो एंड क्रो की परिभाषा। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सीखने के व्यवहारों का अध्ययन, इसका मतलब देखें, जन्म से लेकर मृत्यु तक बालक क्या सीखता है, उन सीखे गए शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। एक बार वापस से जाने क्या कहा इसने, जन्म से लेकर मृत्यु तक बालक के सीखने के व्यवहारों का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो शब्दों पे ध्यान देना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक और सीखने के व्यवहारों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा कहना है क्रो एवं क्रो का। आइए अब जाने दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा दी है कॉल सैनिक, मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है कॉल सैनिक। और कॉल सैनिक क्या कहते हैं? कॉल सैनिक का यह कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों, ध्यान रखें, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं अनुसंधानों का, मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। वापस से जाने, मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधानों का शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। शिक्षा में प्रयोग, इसका सीधा सा अर्थ यह निकला कि मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत है, मनोविज्ञान के जितने भी अनुसंधान है, अगर आप उनका शिक्षा में प्रयोग करें तो बन जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। हम इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि मनोविज्ञान और इसको जोड़ दो शिक्षा के साथ, अर्थात मनोविज्ञान प्लस शिक्षा इज इक्वल टू शिक्षा मनोविज्ञान। तो वापस से सुने, मनोविज्ञान के सिद्धांतों और अनुसंधानों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। और यह परिभाषा, यह कथन दिया है कॉल सैनिक ने। आइए देखें अगली परिभाषा। अगली परिभाषा दी है स्किनर ने, और ये स्किनर की परिभाषा भी पूछी जा चुकी है। क्या कहता है स्किनर? तो जाने स्किनर का कथन। स्किनर कहता है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के सीखने तथा सिखाने का अध्ययन किया जाता है। सीखने तथा सिखाने का अध्ययन, ये कथन, ये परिभाषा रीट में भी पूछी जा चुकी है, ये परिभाषा फर्स्ट ग्रेड में भी पूछी जा चुकी है। और प्रश्न क्या आया कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने एवं सिखाने का अध्ययन है, कथन है। तो जान ले, शिक्षा मनोविज्ञान को बालक के सीखने और सिखाने से जोड़ा है स्किनर ने। इसका मतलब वह विषय जिसका संबंध सीखने से भी है और वह विषय
जिसका संबंध सिखाने से भी है। अब बताइए क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? तो आप कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान है सीखना, और शिक्षा मनोविज्ञान है सिखाना। सीखना और सिखाना। सीखने का मतलब सीखने का सीधा साधा मतलब है अधिगम, लर्निंग, और सिखाने का मतलब टीचिंग यानी शिक्षण। इसका सीधा अर्थ है कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम भी है और शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण भी है। ये सीखना भी है और ये सिखाना भी है, ऐसा कहना है स्किनर का। स्किनर का एक और कथन और जान लें। क्या कहते हैं स्किनर? कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व शामिल है। संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व शामिल है। वापस सुने, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य का संपूर्ण व्यवहार और संपूर्ण व्यक्तित्व शामिल है। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हम व्यवहारों को और अगर हम बालक के व्यक्तित्व को जोड़ लें, बालक का व्यवहार और बालक का व्यक्तित्व दोनों को जोड़ लिया जाए तो बन जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। तो वापस से दोहराएं जल्दी से, स्किनर के अनुसार क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? तो जवाब होगा शिक्षा मनोविज्ञान है सीखना और सिखाना। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान है बालक का संपूर्ण व्यवहार प्लस बालक का व्यक्तित्व, ये मिलकर बना है शिक्षा मनोविज्ञान। परिभाषाओं के क्रम में एक और महत्वपूर्ण परिभाषा दी है प्रोफेसर पील ने, प्रोफेसर E.A. पील। पील क्या कहते हैं? पील का यह कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो प्रोफेसर पील ने मनोविज्ञान को जोड़ दिया है शिक्षा के साथ और बना दिया शिक्षा मनोविज्ञान। तो ध्यान रखें, इस तरह का प्रश्न आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो ये शिक्षा का विज्ञान है, और ऐसा कहना है प्रोफेसर पील का। कुछ और कथन और परिभाषाएं देखें। परिभाषा के क्रम में अगला नाम आता है स्टीफन का। स्टीफन ये कहते हैं कि बालक के शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। बालक के शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन यानी लगातार अध्ययन, क्रोनोलॉजिकल स्टडी। तो बालक के शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन करना, लगातार निरंतर अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसा कहना है प्रोफेसर स्टीफन का। इसी तरह की परिभाषा दी है प्रोफेसर ट्रो ने। प्रोफेसर ट्रो क्या कहते हैं? प्रोफेसर ट्रो स्टीफन की परिभाषा को अगर उल्टा घुमा लें तो बन जाती है प्रोफेसर ट्रो की परिभाषा। ट्रो क्या कहते हैं कि शैक्षणिक पर्यावरण में, पर्यावरण का मतलब है वातावरण। शैक्षणिक पर्यावरण में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शैक्षणिक पर्यावरण में बालक के व्यवहार का अध्ययन। तो स्टीफन कहते हैं शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन, और प्रोफेसर ट्रो कहते हैं शैक्षणिक पर्यावरण में व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। इन तमाम परिभाषाओं से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक वातावरण में बालक के व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक पर्यावरण में बालक के व्यवहार का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा और मनोविज्ञान का संयुक्त रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण भी है, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम भी है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखना भी है, शिक्षा मनोविज्ञान सिखाना भी है। और शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या करता है या सीखने के अनुभवों का अध्ययन करता है। तो ये कुछ परिभाषाएं जो शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करती है। यह तो हुई शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ। अब जाने शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ।
तो आते हैं अगले बिंदु पर। हमारा अगला बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। और विकास पे एक बात जान ले मित्रों कि आज से लगभग आप कहेंगे चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम लोग। और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, हमने पिछली कक्षा में बात की है मित्रों इन सब चीजों की, और उसी के साथ ही मनोविज्ञान की भी उत्पत्ति हो गई। उसी आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान की भी उत्पत्ति हो गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, कहां हुई, तो आप कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। कहां से हुई? यूनान से हुई। इसका अर्थ है मनोविज्ञान की उत्पत्ति भी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व यूनान से, और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति भी यूनान से, और इसका समय चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक कौन, प्रारंभिक पिता कौन, या वो कौन लोग हैं जिन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान का कंसेप्ट इस दुनिया को दिया? तो आप कहेंगे कि जो व्यक्ति मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक है वही शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक है। और दो लोगों को इसके प्रारंभिक जनक होने का श्रेय देते हैं, और वो दो लोग हैं प्लेटो और इसका शिष्य अरस्तु। आप जानते हैं दो यूनानी दार्शनिक, दो यूनानी विचारक। प्लेटो ने अपनी जो पुस्तक लिखी जिसका नाम था रिपब्लिक, और अरस्तु की जो पुस्तक थी पॉलिटिक्स। हालांकि ये दोनों ही पुस्तकें, ध्यान रखें, राजनीति विज्ञान, शासन व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई थी। तो इन दोनों ही पुस्तकों में प्लेटो और अरस्तु के द्वारा बालकों की शिक्षा व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया गया। शिक्षा के पाठ्यक्रम कैसे हो, शिक्षण की अवधि कैसी हो, शिक्षण की प्रकृति कैसी हो, क्या पढ़ाया जाए, कब तक पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, कौन से विषयों को पढ़ाया जाए और किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इन सब बातों की विवेचना की है। तो वो दो प्रारंभिक पुस्तकें जिसमें शिक्षा के ऊपर लिखा गया वो पुस्तकें मानी जाती है रिपब्लिक और पॉलिटिक्स। और शायद इसीलिए प्लेटो और अरस्तु को शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक कहते हैं। और इन्होंने बालकों की रुचियों, बालकों की योग्यता, बालकों की क्षमता, इनको शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक कौन? तो जवाब होगा प्लेटो और अरस्तु। दोनों ही माने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। परंतु देखो, परंतु बोल रहा हूं क्योंकि मनोविज्ञान आप जानते हैं विवादों का विज्ञान है। विवादों का विज्ञान क्यों है? क्योंकि विचारों का विज्ञान है, और आप जानते हैं जहां विचार होते हैं वह विवाद तो अवश्यंभावी है। तो देखिए यहां से एक विवाद उठा, और विवाद ये उठा कि एक मनोवैज्ञानिक है कॉलसेनिक, जिसकी अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी। ये कॉलसेनिक ये कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक प्लेटो है, जबकि स्किनर का ऐसा मानना है कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक अरस्तु है। तो अगर प्रश्न इस तरह से आ जाए कि कॉलसेनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन, तो जवाब होगा प्लेटो, और स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन, तो जवाब होगा अरस्तु। और अगर इन दोनों के नाम नहीं दिए गए हैं और सीधा सही प्रश्न आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक कौन, तो इसका मतलब हमें इन दोनों ही लोगों को ध्यान में रखना है, प्लेटो और अरस्तु। तो या तो ऑप्शन में दोनों लोग होंगे या ऑप्शन में कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो वापस जल्दी से दोहराएं, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान से, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक प्लेटो और अरस्तु, कॉलसेनिक के अनुसार प्लेटो, स्किनर के अनुसार अरस्तु। इसी तरह की कुछ और सामान्य बातों को जानें। अगर प्रश्न आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन, शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक पिता कौन, इसका जवाब होगा थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एक अमेरिकी विचारक। और एक इसने पुस्तक लिखी जिसका नाम था एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। और इस पुस्तक में शिक्षा मनोविज्ञान की आधुनिक विवेचना की गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत किया, और शायद इसीलिए थॉर्नडाइक को, जो एक अमेरिकी मनोविज्ञानी है, इसे शिक्षा मनोविज्ञान का आधुनिक जनक और आधुनिक पिता कहते हैं। और थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। क्या योगदान था थॉर्नडाइक का?
इसी प्रकरण को आगामी यूनिट में पढ़ेंगे। जब हम अधिगम को पढ़ेंगे तब हम थॉर्नडाइक को काफी विस्तृत में पढ़ेंगे। तो आधुनिक जनक थॉर्नडाइक। यहां से कुछ बिंदु और भी निकलते हैं। वो कौन शिक्षा मनोविज्ञानी है जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान का विकास किया? तो विकास के क्रम में अगर कुछ मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो ऐसे शिक्षा शास्त्री, ऐसे शिक्षा विचारक, और उसमें नाम आता है जॉन कॉमेनियस का। जॉन कॉमेनियस। हम पिछली कक्षाओं में इन सारे के सारे शिक्षा शास्त्रियों के योगदान को पढ़ चुके हैं, इसलिए आप बहुत संक्षेप में केवल और केवल इनके बारे में जान लें ताकि हमारा जो टॉपिक है विकास, उसको क्रमबद्धता मिल जाए। अगर आपको इन सारे विचारकों को, शिक्षा मनोवैज्ञानिकों को बहुत ढंग से पढ़ना है तो कृपया मेरे पिछले वीडियोज, पिछली कक्षाओं को वापस से सुने, आप उनके बारे में बहुत डिटेल से जान लेंगे। तो जॉन कॉमेनियस, ध्यान रखें, एक इटालियन विचारक है, एक रोमन विचारक है, और कॉमेनियस का योगदान सबसे बड़ा यह है कि प्रथम विचारक था जिसने क्या किया, जिसने शिशु विद्यालयों की स्थापना की। शिशु विद्यालयों की स्थापना की और इसको नाम दिया स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी शैशवावस्था के विद्यालय। आप जानते हैं मित्रों कि प्राचीन काल में चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े व्यक्ति हो, सबके लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था थी, एक जैसे विद्यालय थे, एक जैसी पद्धतियां थी। परंतु जॉन कॉमेनियस प्रथम विचारक था जिसने छोटे शिशुओं हेतु पृथक विद्यालयों की स्थापना की और ऐसे विद्यालयों को नाम दिया शिशु विद्यालय, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी का संस्थापक कौन? जवाब होगा जॉन कॉमेनियस। और कहां का विचारक है? ये रोमन विचारक है, ये इटालियन विचारक है। इसी क्रम में कुछ और विचारकों की बात करें तो अगला नाम आता है जॉन लॉक का। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जॉन लॉक एक ब्रिटिश विचारक है, ये इंग्लैंड का विचारक है और ये प्रथम व्यक्ति है जिसने शिक्षा मनोविज्ञान में प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया। प्रकृतिवाद का अर्थ आप समझ चुके हैं कि शिक्षा को वातावरण से जोड़ा जाए, शिक्षा को जीवन से जोड़ा जाए। तो प्रकृतिवादी शिक्षा का जन्मदाता या विचारक कौन? जॉन लॉक, ब्रिटिश विचारक, प्रकृतिवाद या साहचर्यवाद। परंतु ध्यान रखें, इसका प्रकृतिवाद और साहचर्यवाद का सिद्धांत शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर प्रश्न आ जाए कि मनोविज्ञान में प्रकृतिवाद या साहचर्यवाद किसने दिया, तो उत्तर बदल जाता है। ध्यान रखें, जिसकी विवेचना हम अधिगम में करेंगे। तो जॉन लॉक ब्रिटिश विचारक, प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया। प्रकृतिवाद की बात करें तो अगला नाम आता है रूसो, जीन जैकस रूसो, जो एक फ्रेंच विचारक है, एक फ्रांसीसी विचारक है। और रूसो भी एक तरह का प्रकृतिवादी विचारक है, ये भी साहचर्यवादी विचारक है। याद करो रूसो का नारा, प्रकृति की ओर लौटो, और रूसो की वो महान पुस्तक जिसका नाम था एमील या एमाइल। ये पुस्तक लिखी गई थी 1762 ईस्वी में। और सोफी नाम की एक बालिका, इस पुस्तक का जो केंद्रीय पात्र है वो है सोफी नामक बालिका, और इसमें सोफी नामक बालिका की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। इसमें बहुत सारी शिक्षण विधियां भी बताई गई है। तो ऐसा कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ। ध्यान रखना, मैं मनोविज्ञान शब्द नहीं बोल रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ अगर कोई था तो शुद्ध रूप से वो ग्रंथ था एमील या एमाइल। तो एमील या एमाइल, और इसके रचनाकार है रूसो। रूसो एक प्रकृतिवादी विचारक है और सोफी नामक बालिका की शिक्षा व्यवस्था के आधार पर 1762 में एक पुस्तिका लिखी और इसमें शिक्षण विधियां, शिक्षण पाठ्यक्रम, इन सब के बारे में विशद रूप से अध्ययन किया। इसी क्रम में अगले विचारक का नाम आता है पेस्टोलॉजी। और पेस्टोलॉजी के संबंध में भी मित्रों पिछली कक्षा में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। तो अभी केवल इतना जान लें कि पेस्टोलॉजी प्रथम व्यक्ति है जिसने पर्यटनवादी शिक्षा का सिद्धांत दिया। पर्यटनवादी शिक्षा का सिद्धांत। पेस्टोलॉजी प्रथम विचारक था जिसने शिक्षा मनोविज्ञान में 3H का सिद्धांत दिया। ये सारी बातें पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान रखें। और पेस्टोलॉजी प्रथम विचारक था जिसने
प्रयोगात्मक शिक्षा मनोविज्ञान दिया। ध्यान रखें, मैंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान शब्द नहीं बोला है, प्रयोगात्मक शिक्षा मनोविज्ञान, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को मनुष्य पर लागू करने का काम पेस्टोलॉजी का। तो पेस्टोलॉजी पर्यटनवादी शिक्षा या पर्यटन विधि का समर्थक, शिक्षा में 3H का सिद्धांत दिया, और ये प्रयोगात्मक शिक्षा मनोविज्ञानी या अनुप्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी, आप इसको यूं भी कह सकते हैं, अनुप्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी। मैं फिर दोहराऊं इसी बात को, मैंने अनुप्रयुक्त मनोविज्ञानी शब्द नहीं बोला है, ध्यान रखना है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है अनुप्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी, अप्लाइड एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट। तो अनुप्रयुक्त शिक्षा मनोविज्ञानी, प्रयोगात्मक शिक्षा मनोविज्ञानी, 3H का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति और पर्यटनवाद का समर्थक, ये सारे नाम आ जाते हैं पेस्टोलॉजी में। कुछ और शिक्षा शास्त्रियों को जाने तो पिछली क्लास में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है जॉन ड्यूवी को। जॉन ड्यूवी या डीवी एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री, और इन्होंने शिक्षा में योजना विधि का सिद्धांत दिया, प्रोजेक्ट मेथड। और ये वही जॉन ड्यूवी है मित्रों, जिन्होंने शिक्षा के संबंध में और शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में दुनिया भर की पुस्तिकाएं लिखी, और पिछली कक्षा में हमने उन सारी पुस्तकों के बारे में पढ़ा है। तो ये कुछ वो विचारक है जिन्होंने, आप यूं कहेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान को विकसित किया, शिक्षा मनोविज्ञान को आधुनिक और नवीन स्वरूप प्रदान किया। तो ये हमारा बिंदु था, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा और शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। इसी क्रम में अगले बिंदु की बात करें। अगला बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। परीक्षा की दृष्टि से बात करें मित्रों तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, और इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हर बार परीक्षा में जरूर कुछ पूछा जाता है, सीटेट, रीट, थर्ड ग्रेड और अन्य भर्ती परीक्षाओं में। प्रकृति के संबंध में जान ले मित्रों, यहां दो तरह की बातें आती है, और दो तरह की बातें क्या? एक प्रश्न तो आता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। पहला प्रश्न तो क्या बना, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, और दूसरा प्रश्न बनता है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। जब भी इस तरह का प्रश्न आ जाए तो पहले तो प्रश्न को बहुत ढंग से पढ़ना है कि क्या हमसे मनोविज्ञान की प्रकृति पूछा गया है या हमसे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पूछा गया है, क्योंकि दोनों के उत्तर बदल जाते हैं। अगर हम बात करें मनोविज्ञान की प्रकृति की, तो प्रकृति का अर्थ यह कि क्या यह विषय विज्ञान है या क्या यह विषय कला है, या इसे विज्ञान और कला दोनों माना जाए। तो अगर बात करें मनोविज्ञान की, देखिए हम सर्वप्रथम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या है। सबसे पहले तो जान लेते हैं मनोविज्ञान को, और फिर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान को। जब भी मनोविज्ञान के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में प्रश्न आ जाए मित्रों, तो ध्यान रखें, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मनोविज्ञान कला नहीं है, आर्ट्स नहीं है, मनोविज्ञान दोनों भी नहीं है। इसका मतलब मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान विज्ञान है। याद करो व्यवहारवादियों को, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है इसी बात को। पिल्सबरी वो पहला व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान यानी विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया, और इसी क्रम में आपने पढ़ा है वॉटसन ने भी इसे शुद्ध विज्ञान की संज्ञा दी। तो वर्तमान में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? वर्तमान में मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना जाता है। अब प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान क्यों है, इसके कारण जान लें। कोई भी विषय विज्ञान क्यों होता है, इसके पीछे दो कारण होते हैं। विज्ञान दो तरह के होते हैं, उन दोनों तरीकों को जान लें। सबसे पहला तरीका, मनोविज्ञान, माफ करें, विज्ञान के दो प्रकार है। एक तो होता है विज्ञान विधायन विज्ञान, पॉजिटिव साइंस। विज्ञान का पहला प्रकार है पॉजिटिव साइंस यानी विधायन विज्ञान, और विज्ञान का दूसरा प्रकार है नियामक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस। अंग्रेजी में आप इसे कहेंगे नॉर्मेटिव साइंस। अब आप जान लें विज्ञान के दो प्रकार, विधायन विज्ञान और नियामक विज्ञान। विधायन विज्ञान क्या है, तो इस बात को समझें। ऐसा कोई भी विषय
ऐसा कोई भी विषय जिसमें तथ्य हो, जिसमें सिद्धांत हो, ऐसा कोई भी विषय वस्तु जिसमें कई सारी अवधारणाएं होती है, तो ऐसा विषय जिसमें तथ्यों को पढ़ा जाता है, ऐसा विषय जिसमें सिद्धांतों को पढ़ा जाता है, ऐसा विषय जिसमें अवधारणाओं को पढ़ा जाता है, ऐसा विषय जिसमें किसी नियम को या निष्कर्ष को पढ़ा जाता है। तो जब दूसरे व्यक्तियों के, दूसरे विचारकों के दिए हुए सिद्धांतों को पढ़ते हैं, किसी अन्य की अवधारणाओं को पढ़ते हैं, कई सारे तथ्य और नियम पढ़ते हैं और उन परीक्षणों को पढ़कर, उन नियमों को पढ़कर एक निश्चित निष्कर्ष निरूपित करते हैं, तो वो कहलाता है विधायन विज्ञान। और नियामक विज्ञान से अर्थ है कि ऐसा कोई भी विषय जिसमें नवीन शोध किया जा सकता हो, ऐसा कोई भी विषय जिसमें नवीन अनुसंधान की गुंजाइश हो, और ऐसा कोई भी विषय जिसे प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता हो, जिसे प्रमाणिक किया जा सकता हो। तो ऐसा विषय जिसमें नवीन शोध और नवीन अनुसंधान की गुंजाइश होती है, उसे हम नियामक विज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान क्या है? पहला बिंदु, मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो आप कहेंगे विधायन विज्ञान भी है और ये नियामक विज्ञान है। ये दोनों प्रकार का विज्ञान है, और चूंकि विधायन और नियामक दोनों ही प्रकार का विज्ञान है, अतः आपने इसको नाम दिया कि मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, शब्दों पे ध्यान देना है। अभी चर्चा हो रही है केवल मनोविज्ञान की, तो क्या समझ पा रहे हैं आप इस बात को कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? तो आपका जवाब होगा ये विधायन विज्ञान भी है, ये पॉजिटिव साइंस भी है, और ये नियामक विज्ञान नॉर्मेटिव साइंस भी है। ये तो बात हुई मनोविज्ञान की। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो सबसे ज्यादा भ्रम उत्पन्न करता है, और वो है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो आइए बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति की। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में देखिए दो तरह की बातें चलती है। पहली बात यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान भी है और शिक्षा मनोविज्ञान कला भी है, अर्थात इसे साइंस की श्रेणी में भी रखते हैं और इसे आर्ट्स की श्रेणी में भी रखते हैं। तो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? तो जवाब होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान दोनों है। दोनों से आपका तात्पर्य क्या? ये विज्ञान भी है और ये कला भी है। अब विज्ञान क्यों है, कारण क्या है, जरा इस बात को जान लें। अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान क्यों है, कारण बताइए, तो सबसे पहले जिस कारणों की चर्चा करें कि क्यों शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान माना जाता है, और फिर चर्चा करें क्यों इसे कला माना जाता है। तो आइए कारणों की बात करें। सबसे पहला कारण, शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान मानने के संबंध में पहला कारण है कि इसकी विषय वस्तु जो है उसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है, इसमें यूनिवर्सलिटी पाई जाती है। ऐसा कोई भी विषय जो दुनिया के सारे लोगों पर एक समान रूप से लागू होता हो, ऐसा कोई भी विषय जिसके नियम और सिद्धांत सारे लोगों पर समान रूप से प्रभावी होते हो, उसे आप कहेंगे सार्वभौमिकता। और शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु में सार्वभौमिकता है, यूनिवर्सलिटी है, और यह विशेषता शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान बना देती है। दूसरी विशेषता, शिक्षा मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठता है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है। वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय है कोई एक नियम, कोई एक सिद्धांत, कोई एक सूत्र, कोई एक समीकरण, कोई एक प्रश्न, कोई एक समस्या, अब उसके भले 1000 विकल्प हो, उन सारे विकल्पों में से एक अंतिम विकल्प होता है जो सही होता है। यानी एक प्रश्न के आप चाहे 1000 ऑप्शन दे दें, पर कोई एक ऑप्शन सही होगा। प्रतियोगी परीक्षा में आप देखते हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 4 ऑप्शन और एक ही ऑप्शन सही माना जाता है। भारत का बच्चा भी उसी ऑप्शन को सही करेगा और कोई और देश का बच्चा भी उसी ऑप्शन को सही मानेगा। तो प्रश्न एक, विकल्प अनेक, परंतु एक निश्चित उत्तर, इसे कहते हैं वस्तुनिष्ठता। तो क्या शिक्षा मनोविज्ञान में सार्वभौमिकता है? यस है। क्या शिक्षा मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठता है? हाँ है। और ये चीजें इसे विज्ञान बना रही है। अगली विशेषता देखें तो शिक्षा मनोविज्ञान में प्रामाणिकता है, ऑथेंटिसिटी है। प्रामाणिकता से अभिप्राय है कि आप शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को, आप शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों को अगर दोबारा दोहरा कर देखें,
किसी भिन्न परिस्थिति में प्रयुक्त करके देखें तो भी उसका जो निष्कर्ष है वो समान रहता है। अर्थात जिसके परिणामों में परिवर्तन ना हो, जिसके निष्कर्षों में परिवर्तन न हो, ताकों की प्रामाणिकता। अगला कारण बनता है कि भविष्यवाणी की क्षमता। ऐसा कोई भी विषय जो भविष्यवाणी करता हो, और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में वैसा कहा जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के शैक्षिक व्यवहारों की भविष्यवाणी कर सकता है। और आगामी प्रकरण में हम ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे जिन्होंने इस बात को साबित किया है। तो क्या शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के शैक्षिक व्यवहारों की भविष्यवाणी करता है? तो जवाब है हाँ, भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें प्रेडिक्शन पावर है, और चूंकि भविष्यवाणी की क्षमता है अतः ये विज्ञान है। विज्ञान के क्रम में अगर अगले बिंदु की बात करें तो वो बिंदु बनता है कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध, लॉजिकल रिलेशनशिप। ऐसा कोई भी विषय जिसमें हर कार्य के पीछे कारण होते हैं। आप लिख रहे हैं विज्ञान की बहुत बड़ी विशेषता है। किस कोई चीज गति कर रही है तो क्यों गति कर रही है? आप कहेंगे गति का नियम काम कर रहा है। कोई वस्तु पानी में क्यों तैर रही है? तो आप कहेंगे इसके पीछे भी नियम काम कर रहा है। कोई चीज ऊपर से गिर रही, नीचे गिर गई, क्यों गिर गई? तो आप कहेंगे यहाँ भी साइंस का कोई न कोई नियम या कार्य कारण जिम्मेदार है। इसका मतलब हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण, कोई नियम, कोई सिद्धांत उत्तरदायी होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बालक के हर शैक्षिक व्यवहार के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में कार्य कारण संबंध पाया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु, शिक्षा मनोविज्ञान में आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा कोई भी विषय जिसमें आधुनिक शिक्षण विधियां पाई जाती है उस विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो क्या शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान है? आप कहेंगे हाँ है। क्यों है? कारण वापस से सुन लें। क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में सार्वभौमिकता है, इसमें वस्तुनिष्ठता है, इसमें प्रामाणिकता है, भविष्यवाणी की क्षमता है, कार्य कारण संबंध है और आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। इन सारी चीजों के आधार पर आप कह सकते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? विज्ञान है। परंतु ये तो अभी एक पक्ष हुआ है कि विज्ञान है। अभी तो हमें बात करनी है कि शिक्षा मनोविज्ञान कला भी है। ये कला क्यों है? अभी हमें इसकी भी चर्चा करनी है। तो ये बात करें ये कला क्यों है, और कालांतर में विज्ञान के बारे में कुछ और चीजों को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए अगला बिंदु, कला। क्या शिक्षा मनोविज्ञान कला है, आर्ट्स है? जवाब होगा हाँ, ये विज्ञान भी है, ये कला भी है। देखिए कला क्यों है, इसके पीछे कारण देखो। शिक्षा मनोविज्ञान आप जानते हो अध्ययन करता है बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का। यह अध्ययन करता है बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का। और जब भी बालक के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो इसके लिए वातावरण की आवश्यकता होती है, इसके लिए परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, एनवायरनमेंट चाहिए। और यहाँ पर वातावरण या परिस्थितियों के रूप में प्रयुक्त होता है या तो विद्यालय, या प्रयुक्त होता है परिवार, और या प्रयुक्त होता है समाज। इसका सीधा सा अर्थ है कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है विद्यालय के संबंध में, परिवार के संबंध में और समाज के संबंध में। ऐसा कोई भी विषय जिसमें विद्यालय, परिवार और समाज आ जाता है, आप तो कहेंगे तो समाज विज्ञान है। और चूंकि समाज विज्ञान है अतः आप इसे सामाजिक विज्ञान भी कह सकते हो। और चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान बन जाता है, और आप जानते हैं समाज विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तो कला की श्रेणी में आ जाते हैं क्योंकि कला से जुड़े हुए हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि शिक्षा मनोविज्ञान कला है। कला क्यों है? क्योंकि इसमें वातावरण या परिस्थितियों के रूप में विद्यालय, परिवार और समाज के संदर्भ में शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। और ऐसा कोई भी विषय जिसमें विद्यालय हो, परिवार हो, समाज हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? ये तो समाज विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। और चूंकि सामाजिक विज्ञान है अतः हम इसे क्या कह लेते हैं? इसे कला भी कह लेते हैं। और ये कला इसलिए भी मित्रों ध्यान रखें क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति
शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में कठोरता भी पाई जाती है, ध्यान रखें, और इसमें लचीलापन भी पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि विज्ञान की भांति शुद्ध विज्ञान नहीं है, ये एक प्रकार की कला है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु में कठोरता भी है और इसकी विषय वस्तु, इसकी प्रकृति में लचीलापन भी पाया जाता है। तो वापस से सुने, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान विज्ञान है, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान भी है, शिक्षा मनोविज्ञान कला भी है, यानी ये दोनों प्रकार का है, विज्ञान और कला दोनों में शामिल माना जाता है। यहां से एक प्रश्न उठता है मित्रों, विवाद उठता है, और ये प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है कि अगर शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान है तो ये किस प्रकार का विज्ञान है, ये कैसा विज्ञान है, इसे विज्ञान की किन किन श्रेणियों में शामिल किया जाता है। तो कैसा विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान? तो ध्यान रखें, शिक्षा मनोविज्ञान नंबर 1 अनुप्रयुक्त विज्ञान है। अनुप्रयुक्त विज्ञान का मतलब अप्लाइड साइंस, ऐसा विज्ञान जो मनुष्यों पर लागू किया जाता हो, ऐसा विज्ञान जिसे मनुष्य के जीवन पर प्रयुक्त किया जाता हो। तो शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो आप कहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है, ये अप्लाइड साइंस है, नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान समाज विज्ञान है, आप इसे समाज विज्ञान की श्रेणी में भी शामिल करोगे। नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यानी इसे आप शिक्षा विज्ञान भी कहोगे। नंबर 4, शिक्षा मनोविज्ञान विकासशील विज्ञान है। देखिए हम बात कर रहे हैं कैसा विज्ञान है, क्या कहेंगे? ये विकासशील विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अकादमिक विज्ञान है, अकादमिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। देखिए हम कैसा विज्ञान है, इसकी प्रकृति की बात कर रहे हैं कि विकासशील विज्ञान है, अकादमिक विज्ञान है, प्रयोगात्मक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान भी है, और तो और इसे सकारात्मक विज्ञान भी कह सकते हो। ये पॉजिटिव साइंस भी है और ये विधायन विज्ञान भी है, ये पॉजिटिव साइंस भी है, विधायन विज्ञान। अब बताइए शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें, अच्छे से क्लियर कर लें। एक प्रश्न जरूर बनता है इस तरह का। तो शिक्षा मनोविज्ञान नंबर 1 अनुप्रयुक्त विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान समाज विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान विकासशील विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान अकादमिक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान सकारात्मक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान विधायन विज्ञान है। ये सारे शब्द ध्यान रखने हैं, ये है। और अगर पूछे क्या नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान, तो अगर नहीं की बात करें तो जवाब होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। ध्यान रखें, शुद्ध विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान मानक विज्ञान स्टैंडर्ड साइंस नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, अर्थात ये साइंस की तरह का शुद्ध विज्ञान नहीं है। तो क्या नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान मानक विज्ञान भी नहीं है, और शिक्षा मनोविज्ञान नियामक विज्ञान भी नहीं है। तो ये कुछ बातें हो गई शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में। आइए बात करें शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए एक और बिंदु पर। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के घटक क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के चर क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के घटक या चर। घटक या चर का अभिप्राय समझ लें मित्रों कि क्या पढ़ा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, क्या पढ़ाया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, और शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है उनमें किन तथ्यों को और किन घटकों को शामिल करते हैं,
इसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के चर। और यहां पर भी विवाद है, ध्यान रखना। यहां पर जो लंदन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, आप जानते हैं इंग्लैंड की सबसे बड़ी संस्था लंदन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और इसकी स्थापना की थी जेम्स सलीम ने, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और एक और मनोविज्ञान की जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है वो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और इस संस्था की स्थापना की थी अमेरिका के उस मनोवैज्ञानिक ने जो था स्टैनले हॉल। तो ये विश्व की जो दो सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक संस्थाएं हैं, ये दोनों ही संस्थाएं मनोविज्ञान के घटक या मनोविज्ञान के चर के बारे में भिन्न भिन्न मत रखती है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के घटक या चर, तो ध्यान रखें प्रश्न या तो लंदन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार होगा या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इन दोनों में अंतर क्या है इस बात को जान लें। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कि लंदन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के घटक क्या है। इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 5 घटक है। शिक्षा मनोविज्ञान 5 घटकों से मिलकर बना है, और वो 5 घटक कौन कौन से हैं? तो 5 घटक है। नंबर 1 शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी यानी बालक, नंबर 3 वातावरण एनवायरमेंट, नंबर 4 शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड्स, और नंबर 5वें में आ जाएगा पाठ्यचर्या करिकुलम। लंदन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान 5 घटकों से मिलकर बना है। इसमें सर्वप्रथम तो किसका अध्ययन होता है? शिक्षक चाहिए, इसमें शिक्षार्थी भी चाहिए, इसमें वातावरण परिस्थितियां भी चाहिए जो विद्यालय और समाज के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, इसमें शिक्षण विधियां भी होती है, और इसमें पाठ्यचर्या भी होती है। ध्यान रखें पाठ्यक्रम शब्द नहीं लिखा है, पाठ्यचर्या लिखा है, दोनों में अंतर है। आगामी कक्षा में पढ़ेंगे इसी बात को। तो प्रश्न आ जाए लंदन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने घटक या चर? तो जवाब होगा 5। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी, वातावरण, शिक्षण विधियां और पाठ्यचर्या। और इन 5 ही घटकों में ध्यान रखें सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इन 5 ही घटकों में सबसे महत्वपूर्ण घटक है शिक्षार्थी यानी बालक। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, छात्र केंद्रित शिक्षा है। अतः वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान सबसे ज्यादा बल देता है बालक के ऊपर। तो इन 5 घटकों में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा? तो आप कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण घटक है बालक यानी शिक्षार्थी। इसी बात को साबित करता है जॉन एडम्स का एक कथन। जॉन एडम्स, और बीएड और एसटीसी में जॉन एडम्स का कथन बहुत प्रचलित है, आपने कई बार पढ़ा है। क्या कहता है जॉन एडम्स? जॉन एडम्स शिक्षा में बालकों की भूमिका को स्थापित करते हुए कहता है कि विद्वान वह नहीं है जिसने लैटिन पढ़ ली है, अपितु विद्वान तो वह है जिसने जॉन लैटिन को पढ़ लिया है, या जॉन लैटिन से अभिप्राय है बालक। ये लैटिन एक भाषा है और जॉन लैटिन एक बालक है। क्या कहते हैं एडम्स? एडम्स का ये कहना है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो लैटिन बोलता है, लैटिन जानता है, वो विद्वान नहीं है। विद्वान तो वो है जिसने बालक को जान लिया है, जिसने बालक के व्यवहार को जान लिया है, और यहाँ बालक के रूप में एक नाम दिया है जॉन लैटिन का, एक सांकेतिक नाम। तो कथन वापस से सुने, विद्वान वह नहीं है जिसने लैटिन पढ़ ली है, अपितु विद्वान तो वह है जिसने जॉन लैटिन को पढ़ लिया है। और इस कथन से यह साबित होता है कि शिक्षा में लैटिन भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा में कौन महत्वपूर्ण है? जॉन लैटिन यानी बालक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब आज की शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, बालकों के व्यवहार को जानने पर बल देती है। तो ये तो हो गया लंदन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के घटक।
और कितने घटक बने? 5। शिक्षक, शिक्षार्थी, वातावरण, शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम। अब बात करें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन क्या कहता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ये कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के 5 घटक है। इनके अनुसार भी 5 घटक है, पर 5 घटक कौन से? यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन है। ये संस्था ये कहती है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वप्रथम तो पढ़ा जाता है बाल विकास को, चाइल्ड डेवलपमेंट, और बाल विकास से तात्पर्य है अभिवृद्धि और विकास। शिक्षा मनोविज्ञान में तो पढ़ा जाता है नंबर 2 अधिगम को, यानी लर्निंग को। शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ा जाता है व्यक्तित्व एवं समायोजन को, पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट। और शिक्षा मनोविज्ञान का चौथा घटक है मापन एवं मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। आगामी कक्षा में सारे प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल तो नाम सुन रहे हैं। और अंतिम घटक के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है शिक्षण विधियां, यानी टीचिंग मेथड्स। इसका यह अर्थ निकला कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार भी शिक्षा मनोविज्ञान के 5 घटक है। और 5 घटक कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, नंबर 2 अधिगम, लर्निंग, नंबर 3 व्यक्तित्व एवं समायोजन, पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट, नंबर 4 मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, और नंबर 5 शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। इस तरह से इन सारे के सारे घटकों से मिलकर बना है शिक्षा मनोविज्ञान। इसका सीधा अर्थ है कि आगामी कक्षाओं में हमको इन प्रकरणों को पढ़ना है, और जब कभी भी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा और पढ़ाया जाता है तो ये सारे के सारे घटक उसमें शामिल हो जाते हैं। आइए अब बात करें अंतिम बिंदु की, और अंतिम बिंदु यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं, इस तरह का कोई सामान्य सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से क्या शिक्षा मनोविज्ञान है या क्या शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, इसकी विशेषताएं क्या है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। या कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में संगत है या कौन सा असंगत है। तो आइए विशेषताओं को जानें। नंबर 1 पहली विशेषता, शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, नंबर 1। दूसरा बिंदु यह कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण और अधिगम दोनों शामिल है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान सीखना भी है, शिक्षा मनोविज्ञान सिखाना भी है। ये शिक्षण और अधिगम दोनों का आप कहेंगे संयुक्त रूप है। तीसरा बिंदु, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति अत्यंत लचीली है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में लचीलापन भी है और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में कठोरता भी है। इसी तरह का अगला बिंदु, शिक्षा मनोविज्ञान कहने को तो अत्यंत संकीर्ण है, क्योंकि बालक के केवल शैक्षिक व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी इसमें संकीर्णता पाई जाती है, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान में व्यापकता भी पाई जाती है। देखिए विपरीतार्थक शब्द आ रहे हैं। व्यापकता से अभिप्राय है कि बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान संकीर्ण भी है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यापक भी है। अगला बिंदु, शिक्षा मनोविज्ञान में आदर्शों का भी समावेश है और शिक्षा मनोविज्ञान में तथ्य भी शामिल है। आदर्शों से हमारा अभिप्राय है ये कला है और तथ्यों से हमारा अभिप्राय है ये विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श और तथ्यों का समावेश है। अगला बिंदु की बात करें तो हम कहेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में परंपरागत शिक्षण विधियां भी है, यानी परंपरागत पद्धतियां भी है, और शिक्षा मनोविज्ञान में आधुनिक पद्धतियां भी है। अर्थात इसमें परंपरागत शिक्षण विधियों को भी शामिल माना गया है और इसमें आधुनिक शिक्षण विधियों को भी शामिल माना गया है। तो इस तरह से देखिए, जब भी आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं तो ध्यान रखें, इसमें शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन होता है, ये शिक्षण और अधिगम दोनों है, इसमें लचीलापन और कठोरता दोनों पाई जाती है, इसकी विषय वस्तु संकीर्ण और व्यापक दोनों है,
इसमें आदर्श और तथ्य दोनों है, और इसमें परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार की शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गई शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं। तो मित्रों, आज हमने केवल और केवल शिक्षा मनोविज्ञान की सामान्य अवधारणाओं को पढ़ा, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, प्रमुख शिक्षा शास्त्री कौन और शिक्षा मनोविज्ञान उनका क्या योगदान था, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान के घटक और शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं, इन कुछ बिंदुओं को पढ़ने का, समझने का और जानने का प्रयास किया। तो आज की कक्षा में केवल और केवल हमने शिक्षा मनोविज्ञान की सामान्य चीजों को पढ़ा है, मूलभूत बेसिक अवधारणाओं को पढ़ा है। आज यही अपनी बात को समाप्त करें। आगामी कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान के फिर किसी नए विषय के साथ, किसी नए बिंदु के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।